सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए मैं ना तो यहाँ नाम बताऊंगा और ना ही लोकेशन। मेरा नाम भी ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन जो मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस इतना जान लीजिए कि मैं एक ग्रामीण इलाके में रहता हूँ, एक ऐसे काउंटी में जो इन दिनों पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। अपने इलाके को लेकर मेरे अंदर कुछ डाउट्स थे और उन्हें क्लियर करने के लिए मैंने अपने कैबिन से अपने शहर की गतिविधियों को ध्यान से देखना शुरू किया। और अब मैं आपको मेरी अब तक की सारी जुटाई जानकारियां बताऊंगा। बात की शुरुआत एक सवाल से करता हूं। क्या आप में से किसी ने सैस्क्वाच के बारे में सुना है? चाहे आप माने या ना माने, दुनिया भर में बहुत सारे लोगों ने इन जीवों या फिर ऐसे ही कुछ और जीवों को देखने का दावा किया है। बड़े बालों से भरे मानव रूपी जीव जो जंगलों या पहाड़ों में रहते हैं। लगभग हर महाद्वीप में इन जैसे प्राणियों की कोई ना कोई लेजेंड या कहानी जरूर सुनने को मिलती है। मैं एक रिसर्चर नहीं हूं, लेकिन जब मेरी काउंटी में इन जीवों को देखने की घटनाएं बढ़ने लगीं, तब मैंने दूसरों की रिसर्च पढ़नी शुरू कर दी। ये सब कुछ लगभग 1 महीने पहले शुरू हुआ, जब हमारे लोकल रेंजर्स ने देखा कि हिरन और एल्क की संख्या में अचानक बहुत गिरावट आ गई है और साथ ही उनके आधे खाए हुए शव जगह जगह बिखरे मिले हैं। हमने सोचा कि यह किसी भालू का काम है, लेकिन अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद आप समझ गए होंगे कि मामला कुछ और ही है। रेंजर्स और शिकारियों ने मिलकर एक योजना बनाई ताकि उस आक्रामक भालू से निपटा जा सके। आमतौर पर रिजर्व में शिकार की अनुमति नहीं होती, लेकिन इस मामले में कई किसानों को अपने खेतों में मरे हुए जानवर मिले थे। एक तो सीधा एक किसान के बाड़े में ही मिला था, लेकिन उनमें एक चीज अजीब थी। हर जानवर का चेहरा खाया गया था। तब हमने उस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन फिर एक किसान के 4 साल के बेटे ने खेत के पास बाड़ के ऊपर चढ़ते हुए किसी को देखा। उसने कहा कि वो एक बेयर मैन था। स्थानीय लोगों ने भालू होने की संभावना को मान लिया और मैन शब्द को हमने एक बच्चे की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। शिकार अभियान के दौरान बहुत से लोगों ने जंगलों और खेतों की सीमाओं पर ट्रेल कैमरे लगाए ताकि उस जानवर को ट्रैक किया जा सके। लेकिन यहाँ पर अजीब बात यह थी कि अलग अलग जगहों पर लगभग एक ही समय पर उन जीवों को देखने की घटनाएं सामने आने लगीं। शुरुआत में तो हम भी यही सोचते रहे कि ये भालू ही होंगे। उनके चेहरे और उनके शरीर पर वैसे ही बाल थे जैसे भालुओं के होते हैं, लेकिन जब वो खड़े होते थे तो उनका शरीर पूरी तरह इंसानों जैसा दिखता था। भालू जब 2 पैरों पर चलता है तो फर्क साफ पता चल जाता है, लेकिन कैमरे में जो कुछ कैद हुआ था वो साफ साफ इंसानी आकृति थी। अब आप समझ सकते हैं कि जैसे ही वो तस्वीरें लीक हुईं, शहर में तहलका मच गया। पहले तो रेंजर्स ने सिर्फ किसानों और शिकारियों को ये जानकारी दी थी, लेकिन फिर एक किसान ने मीडिया का ध्यान खींचने के लिए वो तस्वीरें लीक कर दी और बस अब शहर 2 हिस्सों में बंट गया था। कुछ लोग बहुत उत्साहित थे तो कुछ डरे हुए थे और उन्हें शक था कि कहीं बिगफुट ने तो इस इलाके को अपना घर नहीं बना लिया। कुछ लोग तो चाहते थे कि शिकार बंद कर दिया जाए और इस सैस्क्वाच की मौजूदगी को टूरिज्म के लिए यूज किया जाए, लेकिन दूसरे लोग जो ज्यादा गंभीर थे उन्होंने कहा कि शिकार जारी रखना चाहिए। उनका कहना था कि ये असल में भालू ही हैं और जो तस्वीरों में दिख रहा है वो कैमरा एंगल और भ्रम का नतीजा है। कुछ का मानना था कि तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई है ताकि बात का बतंगड़ बनाया जा सके। रेंजर सब भी इसी बात पर अड़े हुए थे कि वो सिर्फ भालू हैं और अंत में सबने वोट किया कि इन जानवरों को मार गिराना जरूरी है ताकि आम लोगों की सुरक्षा बनी रहे। हालांकि अभी तक उन जीवों ने किसी इंसान पर हमला नहीं किया था, लेकिन एक वीकेंड की बात है। एक परिवार जो दूसरे शहर में रहता था अपने वैकेशन होम में आया था। वो हर साल गर्मियों, छुट्टियों और खास मौक़ों पर अपने रिश्तेदारों से मिलने आते थे और अपने कैबिन में ही रहते थे। लेकिन इस बार अपनी छुट्टी के पहले ही दिन
माँ अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर जंगल की ट्रेल पर टहलने चली गई। उसे चेतावनी दी गई थी कि ट्रेल से दूर मत जाना, लेकिन अभी वो ट्रेल पर थोड़ा आगे ही गई थी कि उसकी छोटी बच्ची ने उसे इशारा कर कर कहा, माँ, वो बंदर जैसे लोग हमें क्यों देख रहे हैं? उन्होंने देखा कि कुछ दूर 2 प्राणी खड़े थे जो लगातार उन्हें देख रहे थे। माँ ने बच्चों को उन प्राणियों से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन छोटी लड़की चिल्लाने लगी और उन्हें हाथ दिखाने लगी। तभी उनमें से एक प्राणी आगे बढ़ा। वो जोर जोर से सांसें लेता हुआ, गुर्राता हुआ उनकी तरफ झपटने लगा। माँ जल्दी से बच्चों को वापस कैबिन की ओर ले आई। वो सब लोग इतने ज्यादा डर गए थे कि अगले ही दिन वो अपने शहर वापस लौट गए। और अच्छा हुआ कि वो लोग वहां से चले गए, क्योंकि उनके जाने के अगले ही दिन उनका कैबिन बुरी तरह से तोड़ दिया गया था। लेकिन फिर से सारा इल्जाम भालुओं पर लगाया गया। दुर्भाग्य से ये तो अब तक की सबसे कम खतरनाक घटना थी। शायद आप भी विश्वास नहीं करेंगे जब सुनेंगे कि एक बच्चे ने रात को अपने माता पिता को रोते हुए उठाया, ये कहकर कि उसके कमरे की खिड़की के बाहर पेड़ों में एक बिना चेहरे वाला आदमी खड़ा है। मैंने भी इस बात पर विश्वास नहीं किया जब तक कि मैंने रिपोर्ट का बाकी हिस्सा नहीं पढ़ा, क्योंकि रिपोर्ट में जो लिखा था वो कोई मजाक नहीं था। वास्तव में एक इंसान की लाश बच्चे की खिड़की के बाहर पेड़ पर लटकी हुई थी और उसका चेहरा चबाया हुआ था। बाद में पता चला कि वो आदमी एक लोकल दुकानदार था जिसकी फैमिली शहर के बाहरी हिस्से में रहती थी। उसे लापता घोषित नहीं किया गया था, लेकिन उसकी बहन जो उसी के साथ रहती थी, उसने बताया कि वो रात भर घर नहीं लौटा था और उसने सोचा था कि वो सुबह पुलिस को जाकर इस बारे में खबर देगी। उस आदमी की कार कुछ देर बाद सड़क के किनारे जंगल के इलाके में एक हाईवे पर मिली, जो उनके घर से मुश्किल से 1/4 मील दूर था। तभी हमने फैसला किया कि ये जानवर या जो भी ये चीजें थीं अब इंसानों के लिए खतरा बन चुकी हैं। उन्हें मार गिराना जरूरी था, लेकिन कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था। अब तक न जाने कितनी बार लोगों ने बिगफुट का शिकार करने की कोशिश की है, और जहां तक मैं जानता हूं, आज तक मैंने किसी भी बिगफुट को मारे जाने की खबर नहीं सुनी है। ये जीव सदियों से शिकारी समुदाय से बचते आ रहे हैं और अब भी इन्हें मारना आसान नहीं था। हम स्थानीय लोग भी अब रेंजर्स और शिकारियों के साथ जंगल में घूमने लगे थे। एक दिन हमें जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक अजीब सा बीवर डैम मिला। बीवर डैम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे बीवर टहनियाँ, मिट्टी और पत्थरों से पानी में बनाते हैं, जिससे एक छोटा सा तालाब बन सके और बस वो उसी में रहते हैं। वो बीवर डैम एक ऐसे इलाके में था जहां आमतौर पर ना हाइकर्स जाते थे, न रेंजर्स और ना ही कोई शिकारी। लेकिन वहां की हवा में एक अजीब सी बदबू थी। जब हमने उस मिट्टी और लकड़ी के बने ढांचे की पड़ताल की तो जो मिला वो दिल दहला देने वाला था। कम से कम 17 लाशें थीं, इंसानों और जानवरों की, और सभी आधी खाई हुई थीं। लेकिन हर एक में एक बात समान थी, उनके चेहरे चबाए गए थे। अब तक सिर्फ 4 की पहचान हो सकी है जो 7 महीने से लापता थे। बाकियों का अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में काउंटी की सीमाओं से भी आगे के जंगलों में कई लापता लोगों की खबरें आती रही हैं। जैसे जैसे हमने जंगल की सीमाओं से आगे की जांच की, हमें वो जीव कहीं नहीं मिले, लेकिन इंसानी आकार के विशाल पैरों के निशान जरूर मिले जो उस इलाके से हमारे शहर की ओर जा रहे थे। उसके अलावा हमें दर्जनों वैसे ही डैम भी मिले, और जब हमने उन्हें अच्छे से देखा तो हमें अंदाजा हुआ कि वो बीवर्स के रहने की जगह नहीं है, बल्कि मांस को स्टोर करने के लिए फ्रिज की तरह बनाई गई जगह है, उनके खाने को छुपाकर रखने की जगह है। अब मैं आपको थोड़ा वहाँ की लोक कथा के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे और कुछ शायद नहीं जानते होंगे, दुनिया भर में सैस्क्वाच को देखे जाने की कई घटनाएं दर्ज की गई हैं। उनकी डिटेल्स थोड़ी बहुत अलग हो सकती हैं, लेकिन अधिकतर लोग
उन्हें एक बड़े बालों से भरे इंसान जैसे जीवों के रूप में देखते हैं। कई जगहों पर लोग उन्हें बिगफुट भी बोलते हैं। कभी कभी लोग ऐसा जीव देखने की बात करते हैं जो इंसान से ज्यादा भालू जैसा दिखता है। ऐसे जीवों को सैस्क्वाच समुदाय में गागू कहा जाता है। ये नाम कुकुश शब्द से निकला है। इनका वर्णन अक्सर वेंडिगो की तुलना में किया जाता है, जिससे आपको अंदाजा लग सकता है कि हम किस तरह के जीव की बात कर रहे हैं। प्राचीन आदिवासी कहानियों में ऐसे जीवों को आदमखोर भालू जैसा राक्षस बताया गया है। वो कोई प्यारा सा या मासूम बिगफुट नहीं है जिसे कार्टून या मीडिया में दिखाया जाता है। दरअसल ये जीव आम सैस्क्वाच से अलग माने जाते हैं। ये बंदर जैसे नहीं बल्कि भालू जैसे दिखते हैं। आदिवासियों ने इन्हें कुछ नाम दिए हैं, जिनमें फेस ईटर और बेयरमैन शामिल हैं। जब लोग सैस्क्वाच के बारे में बताते हैं, खासकर उनके सर और चेहरे के बारे में, तो वो चेहरे गोरिल्ला या चिंपांजी जैसे होते हैं। लेकिन गागू का चेहरा एक बबून या मैंड्रिल जैसा होता है। कुछ लोगों ने तो इन्हें वेयरवुल्फ या डॉगमैन समझने की भी गलती की है। इनकी शक्ल के अलावा इनका व्यवहार भी सामान्य सैस्क्वाच से अलग होता है। जहां बिगफुट को आमतौर पर शांत, शाकाहारी और इंसानों से दूर रहने वाला बताया जाता है, वहीं गागू हिंसक और मांसाहारी होते हैं। वो इंसानों का भी शिकार करते हैं। हाल के वर्षों में गागू के देखे जाने की घटनाएं काफी बड़ी हैं। अधिकतर लोग इन्हें सैस्क्वाच ही समझ लेते हैं। अमेरिका के उत्तर में, कनाडा में और अलास्का के क्षेत्रों में भी इन जैसे जीवों की बहुत कहानियां हैं। वहां इन्हें जेनोस्का कहा जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये रात में सक्रिय होते हैं, जमीन के नीचे रहते हैं और ये बहुत चालाक शिकारी होते हैं। इन्हें स्टोन जायंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने शरीर पर कीचड़ और पत्थर चिपकाकर कवच बना लेते हैं। मेरी रिसर्च के अनुसार ये प्राणी ज्यादातर अकेले शिकार करते हैं, लेकिन परिवार में मिलकर रहते हैं। हालांकि वो शायद ही कभी मिलकर शिकार करते हैं। इनके व्यवहार के बारे में जो जानकारी मिली वो और भी डरावनी है। जब ये शिकार में सफल नहीं होते तो अपने ही मरे हुए साथियों का मांस खाते हैं। ठंड में ये अपने शिकार की खाल पहनते हैं और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इनकी एक आदिवासी कबीले जैसी मानसिकता होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये जीव कितने बुद्धिमान हैं। अब हम करंट सिचुएशन की बात करते हैं। जैसे दुनिया भर में सैस्क्वाच की घटनाएं बढ़ रही हैं, वैसे ही गागू या जेनोस्का की भी बढ़ रही हैं। और मेरे पास कई ऐसे कारण हैं जिससे मैं कह सकता हूं कि मेरे शहर में इन जीवों की एक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। 4 दिन पहले हमें हमारे स्कूल बंद करने पड़े, क्योंकि कुछ बड़ी बड़ी काली आकृतियां जंगल के पास दिखी थी, ठीक स्कूल के बाहर एक छोटे से मैदान में। जब बच्चे स्कूल से बाहर आए तो 4 गागू स्कूल की तरफ मुंह करके खड़े थे। वो स्कूल बसों को देख रहे थे और फिर अचानक पेड़ों में गायब हो गए। पिछले हफ्ते एक किसान परिवार ने अचानक शहर छोड़ दिया। हुआ ये कि उनका कुत्ता खलिहान में किसी घुसपैठिए का सामना करने गया और फिर वापस नहीं लौटा। जब किसान खुद देखने गया तो वो भागकर घर लौटा, परिवार को कार में बिठाया और बिना किसी को बताए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिन बाद पड़ोसियों को उस खलिहान से बहुत बदबूदार गंध आने लगी, जैसे कोई सड़ी हुई लाश उस खलिहान में हो। चेक करने पर पता चला कि वहां उसी कुत्ते की हड्डियां और आधा खाया हुआ शरीर पड़ा था। 2 दिन पहले शहर के बाहर एक गैस स्टेशन पर हमला हुआ। स्टोर को लूटा गया और उसके सारे स्नैक्स आधे खाए हुए हालत में इधर उधर पड़े मिले। स्टोर का अटेंडेंट बच गया क्योंकि वो हमला होने के समय गैराज में छिप गया था। उसने बताया कि वहां 6 गागू आए थे। उनके पास एक बिल्ली और एक रैकून की लाशें थीं। वो शायद उनके लिए काफ़ी नहीं थी, इसलिए गैस स्टेशन का खाना भी खा लिया, लेकिन वहां उनके खाने की ज़्यादा चीज़ें नहीं थीं। जब खाना कम पड़ा तो उनमें से एक ने अपने ही झुंड के सबसे छोटे सदस्य पर हमला कर दिया और उसकी लाश को घसीट कर ले गया।
अटेंडेंट की किस्मत अच्छी थी कि पेट्रोल और इंजन ऑयल की गंध ने उसकी खुशबू को छिपा दिया था। उसी रात शहर के बाहर एक कपल ने देखा कि दो गागू उनके कूड़ेदान में कुछ ढूंढ रहे थे। जब उनमें से एक गागू ने खिड़की से कपल को देखा तो दोनों गागू दरवाजा और खिड़कियां पीटने लगे। कपल को पीछे के दरवाजे से भागकर अपनी जीप तक पहुंचना पड़ा और फिर पुलिस स्टेशन जाकर मदद मांगनी पड़ी। पुलिस को यकीन दिलाना मुश्किल नहीं था क्योंकि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी थी, लेकिन जब तक वो वापस आए गागू वहां से जा चुके थे। वहां उन्हें उस कपल के साथ रहने वाली बूढ़ी मां की लाश मिली और वो लाश भी आधी खाई गई थी। इन सब घटनाओं के बाद पूरा शहर डरा हुआ है। कुछ लोग यहाँ से भाग जाना चाहते हैं, जबकि कुछ ने फैसला किया है कि उनका शिकार जारी रखना होगा। इस खतरे से निपटने के लिए पुलिस और फॉरेस्ट रेंजर्स की मदद से उन्हें मारना होगा। कुछ लोगों का कहना है कि इन जीवों को अकेला छोड़ देना ही बेहतर होगा और शहर को बिगफुट की कहानियों से जो टूरिज्म का फायदा मिल रहा है वो चलता रहना चाहिए। लेकिन कुछ रातों पहले करीब 60 शिकारी ये सोचकर जंगल में गए थे कि वो इस खतरे का हमेशा के लिए अंत कर देंगे। हमारे जंगलों और पार्क्स में करीब 200 मील का हिस्सा अब भी अनएक्सप्लोर्ड है। ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां शिकारी दल पहले कभी नहीं गए। उस रात जंगल की हवाओं में जो आवाजें थीं वो भेड़ियों या कोयोटे की आम आवाजों जैसी नहीं थी। बीच बीच में कभी कभार बंदूक चलने की आवाज भी सुनाई देती थी, लेकिन नतीजा अगली सुबह सिर्फ 28 शिकारी ही वापस लौटे। बाकी लोग अब तक लापता हैं। उन जीवों में से भी किसी के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है और ना ही लापता लोगों की लाशें मिली हैं। उसी दौरान शहर को खाली करवाया गया। बस कुछ ही परिवार थे जो पीछे रुके, लेकिन कुछ रास्तों को बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों से ब्लॉक कर दिया गया था। शायद वो जीव नहीं चाहते थे कि लोग शहर के बाहर जाएं। बहुत से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस इन चट्टानों को हटाएगी ताकि बाकी लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके, लेकिन चिंता की बात यह है ऐसा करने से हम उन्हें सीधे मौत के मुंह में धकेल सकते हैं। अब हम नेशनल गार्ड को बुलाने पर विचार कर रहे हैं। शायद उनके पास हमारे पास मौजूद सबूतों को देखकर विश्वास ना करने का कोई कारण नहीं होगा। शायद वो उनका शिकार करने में भी मदद कर सकें। मैं कोई मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूं, पर अगर ये रिपोर्ट सही हैं कि वो किसी कवच का इस्तेमाल करते हैं और शिकारियों की बंदूकें उनके सामने नाकाम हो रही हैं, तो शायद मिलिट्री ही इसमें हमारी कोई मदद कर सकती है। लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि वो जीव अपने फर पर क्या लगाते हैं। जो भी है, वो शिकारियों की बंदूक की गोलियों को आराम से सह पा रहे हैं। स्टोन जायंट्स नाम उन्हें शायद इसीलिए दिया गया है क्योंकि उनका कवच उन्हें गोलियों से बचाता है। अगर ये सब बातें सच हैं तो सबसे आसान उपाय आग लगाना या विस्फोटक लाना होगा, लेकिन वो जंगल में भयंकर आग भी लगा सकता है और सबसे बुरी बात, हमारा इलाका एक युद्ध क्षेत्र बन सकता है। जैसे जैसे ये जीव शहर के पास तक आ रहे हैं मुझे अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। एक और बात सोचने लायक है, क्या ये सब महज संयोग है कि बिगफुट जैसी इन प्रजातियों की झलकियां उसी वक्त बढ़ी हैं जब एनवायरनमेंट में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। जंगलों की कटाई, पॉल्यूशन का बढ़ना, इन सब का असर हम देख ही रहे हैं। पिछले साल पास के शहर में एक केमिकल प्लांट बनाया गया था, ठीक उसी जंगल के दूसरी ओर। उस प्लांट के कारण थोड़ी बहुत जंगलों की कटाई हुई थी। फिर उस प्लांट पर आरोप लगे कि वो अपना कचरा जंगल के अनछुए हिस्सों में फेंक रहा है। उसे साफ करने के लिए इंसानों को आगे आना पड़ा, लेकिन पर्यावरण की हालत इतनी खराब थी कि कोई जानवर वहां जिंदा नहीं रह सकता था। अब आप ही बताइए कि एक जानवर क्या करे जब उसका घर बर्बाद हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे कस्बे में ऐसी घटनाओं की बढ़ती संख्या महज एक शुरुआत है और जिस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मुझे बस एक बुरा डर सता रहा है।
हमारे पास नॉर्दर्न इडाहो में एक ज़मीन थी जहां मेरा परिवार ऑर्गेनिक तरीके से आलू की खेती करता था। हमारे पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन थी और आसपास शायद ही कोई इंसान रहता था। बचपन में मैंने बस 3 बार किसी को हमारे फार्म के आसपास देखा था। एक बार हमारा एक पड़ोसी अपने खोए हुए घोड़े को ढूंढता हुआ आया था और 2 बार मैंने कुछ कॉलेज के लड़के देखे थे जो रास्ता भटक गए थे। हमारा फार्म इतना बड़ा था कि वहाँ कई जगहों पर अलग अलग खलिहान बने हुए थे। खलिहान मतलब बान, जिनके अंदर हम ईंधन, मशीनरी और बाकी का कुछ सामान रखते थे। कुल मिलाकर हमारी ज़मीन पर 5 खलिहान थे। मेरे डैड हमेशा सख्त हिदायत देते थे कि सभी खलिहानों के दरवाजे बंद रहने चाहिए। शुरू में मुझे ये सुनकर थोड़ी हंसी आती थी क्योंकि हमारे फार्म के आसपास सिर्फ हिरन और कॉयोटे जैसे जंगली जानवर ही होते थे। लेकिन फिर मुझे याद है, एक बार गर्मी के मौसम में मेरी बहन ने खलिहान का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था और उसमें कुछ रैकून्स घुस गए थे। पूरे साल हमें रैकून्स की वजह से बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी। मैं घर में दूसरे नंबर का लड़का था और मेरी जिम्मेदारी थी फसल काटना और उन्हें खलिहानों में जमा करना। वैसे तो मैं दूसरे नंबर का लड़का हूँ, लेकिन बड़ों में अपने पिता के बाद घर में मैं ही आता हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था मेरा बड़ा भाई ट्रेवर एक ट्रैक्टर दुर्घटना में इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। मैं तब सिर्फ 10 साल का था और ट्रेवर 17 साल का। मुझे आज भी वो रात याद है जब डैड घर देर से आए थे, सिर से पांव तक खून में लथपथ थे और मॉम के साथ लिपट कर रो रहे थे। पता चला कि ट्रेवर ने ट्रैक्टर को न्यूट्रल में छोड़ दिया था और ट्रैक्टर उसी पर चढ़ गया, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। उस रात के बाद डैड कभी पहले जैसे नहीं रहे। मेरे भाई की तरह मैं 14 की उम्र में ट्रैक्टर नहीं चला पाया। मुझे 18 तक इंतज़ार करना पड़ा। मैंने डैड को 4 साल तक मनाया और तब कहीं जाकर उन्होंने मुझे ट्रैक्टर चलाने की परमिशन दी। हालांकि उसका एक और कारण यह भी था कि अब उनकी खुद की तबीयत खराब रहने लगी थी। मैं फसल की कटाई या तो सुबह जल्दी करता था या देर रात में, क्योंकि उस वक्त हवा ठंडी होती थी। डैड हमेशा तब तक जागते रहते थे जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाता था। उन देर रातों की फसल कटाई के दौरान मैंने कई अजीब चीजें देखी थी, जिनमें से कुछ तो वाकई डरावनी थी। एक रात की बात है, मैंने गलती से एक छोटे हिरन को कुचल दिया। वो लंबी लंबी फसलों में छुपकर लेटा हुआ था। उसका खून हर जगह फैल गया था और मुझे अगले दिन ट्रैक्टर को साफ करने में करीब आधा घंटा लगा। एक और बार जब मैं फसल लेकर लौट रहा था तो मैंने एक बछड़े की आधी खाई हुई लाश देखी। शायद उसे भेड़ियों ने खाया था। आमतौर पर ऐसी चीजें मुझ पर ज्यादा असर नहीं करती, लेकिन रात के 2 बजे अकेले लौटते वक्त ऐसी चीजें देखना कुछ ज्यादा ही डरावना होता था। घर के पास वाला खलिहान करीब 15 मिनट की पैदल दूरी पर था और ऐसी रात में जब चारों ओर अंधेरा हो और बस चांद की रोशनी ही रास्ता दिखा रही हो, वहां तक जाना रीढ़ में सिरहन दौड़ा देता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी अपने डैड को नहीं बताया। मुझे लगता है मैंने कुछ ऐसा देखा जो मेरे मरे हुए भाई की नकल कर रहा था। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि कोई और चीज थी। कोई ऐसा जीव था जो बहुत चालाक था। जैसा कि मैंने बताया, हमें हमेशा से कहा जाता था कि फार्म के सभी खलिहानों के दरवाजे बंद रखने हैं। लेकिन जैसे जैसे मेरा काम करने का टाइम देर रात तक खिंचने लगा, मैं थोड़ा आलसी हो गया, खासकर जब मैं उस खलिहान में जा रहा होता था जो हमारे घर के पास था। मुझे लगता था कि कोई जंगली जानवर हमारे खलिहान में क्यों ही घुसेगा। खलिहान का दरवाज़ा बंद न करने से मुझे ट्रैक्टर से उतरने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। इससे मुझे मुश्किल से 1 मिनट की बचत होती थी। लेकिन उस वक्त जब मैं घंटों के काम के बाद थक कर लौट रहा होता था, वो 1 मिनट भी बहुत कीमती लगता था। उस दिन की शुरुआत वैसे ही हुई थी जैसे हर दिन की होती थी। स्कूल हमेशा की तरह बहुत बोरिंग था। मैं स्कूल से घर लौट रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तभी
मेरी नज़र अचानक किसी चीज़ पर पड़ी। मैंने गाड़ी धीमी की तो देखा कि एक बड़ा बालों से भरा जानवर तेजी से सड़क पार कर रहा था। वो एक भेड़िए जैसा लग रहा था, लेकिन वो दो पैरों पर चल रहा था। उसकी चाल थोड़ी अजीब सी थी, लेकिन वो इतनी तेजी से दौड़ा कि यकीन करना मुश्किल था। जैसे ही वो जीव मेरी नज़रों में आया, वैसे ही वो गायब भी हो गया। मैंने एक और चीज़ नोटिस की। वो जिस दिशा में भाग रहा था, अगर वो उसी दिशा में 3 मील और चले तो वो हमारे फार्म तक पहुंच जाता। लेकिन मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक ही दिशा में बिना मुड़े सीधा भागता रहे। बाकी के रास्ते मैं थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि मेरी कार उससे टकराने से बची थी। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने उस इलाके में कभी इतनी बड़ी चीज़ को इतनी तेज़ी से दौड़ते हुए नहीं देखा था। मैं अपने घर पहुंचा और उस अजीब से जीव की बात मेरे दिमाग से जैसे निकल ही गई। मॉम ने मेरा पसंदीदा खाना बनाया था और उसे देखकर मैं सब कुछ भूल गया। खाना खाकर मैं फार्म पर अपने काम के लिए तैयार हो गया। मैंने हमारा जंग लगा हरा ट्रैक्टर निकाला और उसे चालू किया। मैं आलू की फसल काटने के लिए अपने रूट पर निकल पड़ा और मैंने अपने खलिहान का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया। ट्रैक्टर में पुराने हेडलाइट्स लगे थे, जो मुश्किल से 30 फीट तक ही दिखा पाते थे। ज़्यादातर वक्त वो किसी काम नहीं आती थी, क्योंकि हमारे खेतों में कुछ ऐसा था ही नहीं जिससे मैं टकरा सकता था। इसलिए मैं थोड़ी सी ही रोशनी में आराम से काम करता था। वो रात काफ़ी अंधेरी थी और मैं अपने रास्ते के आधे पड़ाव पर पहुंच चुका था। तभी मुझे एक भयंकर बदबू आई। वो बदबू कुछ उसी हिरन जैसी थी जिसे मैंने पहले ट्रैक्टर से कुचला था, बल्कि उससे भी बदतर थी। उसमें एक तरह के जलते हुए लोहे जैसी महक थी। मुझे लगा कहीं ये महक मेरे पुराने ट्रैक्टर में से तो नहीं आ रही, कहीं मेरे ट्रैक्टर में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई। मैं सतर्क होकर आगे बढ़ता रहा। मेरी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कहीं मेरा ट्रैक्टर बीच खेत में खराब ना हो जाए। अगर ऐसा होता तो घर लौटने में मुझे 1 घंटा लग जाता। शुक्र था कि ट्रैक्टर सही चला और मैं फसल इकट्ठा करता रहा। अब मेरा काम बस खत्म ही होने वाला था कि तभी ट्रैक्टर की लाइट्स खेत में एक तरफ घूमी और मुझे कुछ दिखा, कुछ बड़ा जो बहुत तेजी से हिल रहा था। वो लाइट की पहुंच से थोड़ा बाहर था, इसलिए मुझे ढंग से नहीं दिख पाया। खैर, मैंने उसे नज़रअंदाज किया और अपना काम खत्म करके वापस जाने लगा। अब मैं उस खलिहान की ओर बढ़ रहा था जिसका दरवाज़ा मैंने खुला छोड़ दिया था। उसी पल मुझे सुबह देखा गया वो जीव याद आया और अचानक मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे अब वो हमारे फार्म पर आ गया है। अच्छी बात यह थी कि मैं ट्रैक्टर के अंदर था और ट्रैक्टर चलाते वक्त उसमें कोई घुस नहीं सकता। लेकिन बुरी बात यह थी कि मुझे उसे उसी खुले खलिहान में पार्क करना था और फिर वहां से पैदल घर तक 15 मिनट का रास्ता तय करना था, वो भी बिना किसी सुरक्षा के। मैं झिझकते हुए खलिहान की ओर बढ़ा। जब मैं खलिहान के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसका दरवाज़ा पूरी तरह नहीं खुला था, बल्कि थोड़ा सा खुला था। लेकिन जब मैं ट्रैक्टर लेकर निकला था तब दरवाज़ा पूरा खुला छोड़ा था, पर अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे हाथ से हिलाया था। मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए ट्रैक्टर से नीचे उतरना पड़ा। ट्रैक्टर की लाइट्स ने खलिहान को रोशन कर दिया। हमारे खलिहान के अंदर काफ़ी सामान फैला रहता था। चारों ओर औजार और ट्रैक्टर के पार्ट्स बिखरे रहते थे। अगर वहां कोई सच में छिपना चाहे तो बड़ी आसानी से छिप सकता था। मैं ट्रैक्टर में बैठा हुआ अंदर से ही दोबारा देखने लगा कि कहीं कुछ है तो नहीं। लगभग 5 मिनट तक ढूंढने के बाद मैंने ट्रैक्टर की चाबी बंद कर दी, जिससे उसकी लाइट्स भी बंद हो गई। शुक्र था कि उस रात चांद निकला हुआ था, जिससे थोड़ी बहुत रोशनी खलिहान के अंदर आ रही थी। मैं ट्रैक्टर से बाहर निकला और उसमें फ्यूल भरने लगा। जब मैं खाली फ्यूल कैन को वापस रख रहा था तभी मुझे अपना नाम सुनाई दिया। वो आवाज़ टूटी फूटी और बहुत अजीब सी थी, जैसे कोई खराब फेफड़ों वाला आदमी बोल रहा हो। बहुत भारी खरखराती हुई आवाज़, जैसे कोई कई सालों से धूम्रपान कर रहा हो।
पहले तो मुझे लगा कि कोई भिखारी खलिहान में घुस आया है, लेकिन फिर ध्यान आया कि उसने मेरा नाम कैसे लिया। एक पल के लिए मैंने सोचा कि शायद डैड हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी मैंने खलिहान के कोने में कुछ देखा। वहां एक लंबा, बालों से भरा एक जीव खड़ा था। उसे देखते ही मैं वहां से बहुत तेज भागा। ये मेरा बहुत बेवकूफ़ी भरा फैसला था। जो चीज़ इतना तेज दौड़ सकती है, उसके सामने मैं कहाँ तक दौड़ पाऊंगा। तभी मैंने खलिहान के अंदर से एक बड़े जानवर जैसी आवाज़ें सुनी, और अब वो मेरे पीछे आ रहा था। मैं अपने घर की ओर दौड़ रहा था और रास्ते के आधे में पहुंचा ही था कि तभी किसी ने पीछे से मेरा निकनेम पुकारा। वो निकनेम जो बस मेरा मरा हुआ भाई ही मुझे बुलाता था। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा और रात के अंधेरे में मेरे भाई जैसी एक आकृति खड़ी थी, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी गाड़ी ने उसे कुचल दिया हो। उसकी गर्दन और हाथ पैर मुड़े हुए थे, शरीर से मांस के टुकड़े लटक रहे थे। मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। एक तो इतनी तेज दौड़ने से मेरी सांसें उखड़ रही थीं, ऊपर से अपने ही मरे हुए भाई को उस हालत में देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मुझे समझ आ गया था वो मेरा भाई नहीं था, बल्कि कोई मेरे भाई की नकल कर रहा था, और शायद उसका उसके मरने से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। उसे मेरे भाई की शक्ल कैसे पता चली? उसे मेरा निकनेम कैसे पता चला? मैं वापस मुड़ा और दौड़ने लगा और किसी तरह अपने घर तक पहुंच गया। पूरे रास्ते मुझे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। मैंने 15 मिनट की पैदल दूरी को 5 मिनट में दौड़कर पूरा कर लिया था। मैंने घर पहुंचकर किसी को कुछ नहीं बताया। अब मैं रात में कभी फसल नहीं काटता, और अब मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। वो जीव मेरे भाई के बारे में इतना सब कैसे जानता था? क्या वो सब बस डराने के लिए था, या वो मुझे भी मारना चाहता था? जो भी हो, मैं खुद को बहुत किस्मत वाला मानता हूं कि आज मैं जिंदा हूं। इसके बारे में मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं कहा। मैं नहीं चाहता मेरे घर वाले मेरी वजह से और परेशान हों। और हाँ, अब मैं कभी खलिहान का दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ता। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक ज़रूर करें, और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरी नरेशन पसंद आती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आप मेरी नई वीडियोस को मिस ना करें और चैनल की ग्रोथ में मदद करें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।